आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कल की भारी गिरावट के बाद बाजार ने शानदार कमबैक किया। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% की बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी 374 पॉइंट चढ़ा तो सेंसेक्स में 1090 पॉइंट्स की तेजी रही। मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 49 स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए। इसके अलावा रियल्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 2.5% की शानदार तेजी देखी गई। कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। तो कंचन, एक ब्राइट सेशन मंगल में आज बाजार में होता हुआ दिखाई दिया। कल के एक स्टीप फॉल के बाद चारों तरफा खरीदारी देखने को मिली। कौन कौन से वो की सेक्टर्स या पॉकेट्स थी जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे आज की तेजी में? डेफिनेटली जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमें कल के मार्केट में देखने को मिली थी, काफी बड़ा डेंट लगा था, लेकिन जितनी गिरावट थी उसी स्पीड के साथ बाजार ने आज बाउंस बैक भी दिखाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने के वाले शेयर्स की बात करी जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। 5.5% का इजाफा। श्रीराम फाइनेंस 5%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.25% और अडानी एंटरप्राइजेस भी करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा काफी सारे सेक्टर्स में रियलिटी इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, हुडको का नाम आता है 6.5%, क्योंकि रियलिटी आज ओवरऑल पैक में तेजी थी। पीबी फिनटेक खबरों के लिहाज से 6% की तेजी, बीएसई में 7% और आईआरबी इंफ्रा में भी करीब 6% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयर्स की। आईजीएल यहाँ पे 4% का डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। वोडाफोन आइडिया 3%, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल 2% और एस्ट्रल इंडिया में भी करीब 1.5% की कमजोरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि ऑयल एंड गैस से पूरा ही जो सेक्टर है वो खबरों के लिहाज से इस टाइम पे फोकस में है और कुछ शेयर्स हैं जहां पे अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। क्रूड जो ऑयल है उसके प्राइसेस में हमें एक कटौती देखने को मिली है। एचपीसीएल 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बीपीसीएल भी सेम नंबर्स। ऑयल इंडिया की बात करी जाए तो 3% का इजाफा और पेट्रोनेट एलएनजी भी करीब 3.5% के गेन्स लेके आज के सत्र में बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन, ने तमाम डिटेल्स बताने के लिए। और टैरिफ वॉर से महंगाई तो बढ़ेगी ही, साथ ही ग्रोथ पर भी असर होगा, ये कहना है हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। साथ ही दिनशॉ ईरानी ने यह भी कहा कि जल्द ही टैरिफ वॉर का मसला सुलझना चाहिए। दो इकोनॉमीज बड़ी टैरिफ पे जो लड़ाई चल रही है यूएस और चाइना की, वो वर्ल्ड के लिए खराब है। मतलब आप सोचिए कि 40-45% ग्लोबल ट्रेड का ये दो इकोनॉमीज कंट्रोल करती है। तो अगर जो ये दो में ही इतनी झड़पें हो रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली चाइना, फॉर्चुनेटली व्हाटएवर, चाइना जो है वो ग्लोबल बेस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो उनको चाहिए तो वो काफी एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। ये बड़ा सिनेरियो बहुत ही पेचीदा सा हुए जा रहा है और बहुत ही वो हानिदायक हो रहा है। मतलब क्योंकि ऐसे लग रहा है कि अगर जो ये ज्यादा देर रहा तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रहेगा और ग्रोथ खत्म हो जाएगी। इसलिए स्टैगफ्लेशन जो सबसे खतरनाक होता है इन्फ्लेशन का, वो वैसा हमें नजर आ रहा है आगे चल के इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए थोड़ा बहुत ही कंसर्निंग है। फोकस कल आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है बताने के लिए हमारे साथ है विपिन भट्ट। विपिन, बताइए कल जो आवाज एमपीसी आपने की उस पर क्या निकलकर सामने आया, क्या हो सकता है पॉलिसी में, क्या एक्सपेक्ट करें? और अब सबका फोकस कल आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है, आइए मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूं, क्योंकि आवाज़ एमपीसी में हमारे एक्सपर्ट्स ने एक उम्मीद जगाई है कि रेट कट होना तय है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, कल 3 मेंबर्स थे हमारी आवाज़ एमपीसी में, अदिति नायर, जयेश मेहता और मदन सबनवीस, देश के जाने माने अर्थशास्त्री, और तीनों ने एक सुर में कहा हाँ आरबीआई दरें घटाएगा इस पॉलिसी के अंदर। अब ये रेट रिडक्शन कितना हो सकता है, तो ऑलमोस्ट सबका ही कहना था कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% तो तय है। हालांकि जयेश मेहता और मदन सबनवीस साहब ने, जब उनसे मैंने पूछा कि क्या कोई सरप्राइज हम देख सकते हैं, एक आंसर दिया कि हाँ है ये फैक्टर कि एक सरप्राइज आ सकता है, थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट फॉर श्योर। क्या दूसरी और तीसरी तिमाही में भी दरें घटेंगी? यहां से आगे जाते हुए क्या होगा? तो उस पर भी तीनों का हाँ था कि ये जो रेट कट का सिलसिला है ये आगे भी होता हुआ नजर आ सकता है, कंटिन्यू कर सकती है आरबीआई इस पर। फिर है कि आरबीआई का फोकस कहां होगा, क्या महंगाई पर होगा? जी हां,
महंगाई के अलावा ग्रोथ पर होगा। तो ज़्यादातर लोगों का मानना था कि इस वक्त जिस तरीके से आरबीआई चीज़ों को देख रहा है, महंगाई डेफिनेटली उसके फोकस में है, लेकिन अब ग्रोथ पर भी फोकस शिफ्ट हुआ है। साथ ही हमने जब अपने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या टैरिफ वॉर, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, से भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में आएगी, तो उसमें अदिति जी का कहना था कि हाँ आएगी। हालांकि मेहता साहब इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते थे। मदन जी ने भी माना कि हाँ इसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमी पर भी आता हुआ दिखेगा। क्या अमेरिका में मंदी आने की आशंका है? तीनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि मंदी के ऐसे बड़े इंडिकेटर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक आशंका की बात है, ये डर है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है। मान लीजिए अगर हमें अमेरिका में मंदी आती है तो क्या वो हमें भी इंपैक्ट करेगी? इस पर भी तीनों ने कहा कि क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, तो अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पर भी आता हुआ दिखाई देगा। क्या विदेशी निवेशक भारत में लौट कर आएंगे? तो अदिति और जयेश साहब का कहना था कि हाँ एफआईआईज इंडिया का रुख कर सकते हैं, लेकिन मदन जी इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हुए नहीं नजर आए। हालांकि तीनों ने ही एक बात कही कि जो इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन है, रेट कट तो आना तय है, लेकिन अब आरबीआई सारे फैक्टर्स को नए सिरे से देखेगा और इसमें जो स्टांस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदिति एक तरफ थी, उनका कहना था कि न्यूट्रल रहेगा आरबीआई का स्टांस, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो पॉलिसी को तब मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मदन जी और जयेश जी का कहना था कि नहीं, स्टांस जो है वो न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव हो सकता है। इस सिचुएशन में वो स्टांस आरबीआई को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये पूरी मौजूदा सिचुएशन को डील करने में। रेस्ट तो कल बाकी देखेंगे कि किस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी आती है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि एक रेट कट होता हुआ नजर कल आने वाला है। और अब बात न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अगर कच्चे तेल के दाम 60 से $65 के बीच बने रहते हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकती हैं। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की वजह भी बताई। सर, तेल के दाम गिर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रूड, बट आपने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए। मार्केट्स आर क्रैशिंग बट ऑयल प्राइसेस, एलपीजी प्राइसेस आर राइजिंग। Why, sir? We provide the world's cheapest cooking gas. For an Ujjwala beneficiary, it comes to 5 rupees a day. Okay? And for a non-beneficiary, it comes to 14 rupees a day. For every cylinder that is sold, we incur a loss of 500 rupees per Ujjwala beneficiary. 500 rupees. So there was a context in which it had to be done. We were in a particularly difficult environment. That is the environment in which we were providing 3 meals of dry ration in a day during the lockdown and pandemic. It's still continuing. But today what happened as a result of the 503 rupees Ujjwala cylinder is that the companies which were supplying that, they have incurred a loss, and it's a cumulative loss of something like 41,000 crores. Now, I'm a student of subsidies. Money has to come from somewhere. It doesn't grow on trees, as a former Prime Minister said. So what we've done is something very basic. The price of a cylinder has been raised by 50 rupees only, okay? Which means the cost to a family of 4, which is using those figures, it's marginal. All right, but we have also raised the excise duty on petrol and diesel by 2 rupees. Now there was a big halla yesterday when they saw the finance ministry notification. We clarified the dam at the petrol retail point will not go up; it will remain the same. What we'll do is we'll collect some resources which will help, because we are committed to those oil companies. When they last time they incurred a loss of 28,000 crores on gas, we compensated them by 22,000 crores. So this is to do that. Now you come to the second part of your question. Oil prices are coming down. Wonderful news. You know something?
We spend something like $150 billion a year on oil imports. If the oil price is down 20%, which means we save 30% overall, $30 billion. जी, That is the value of our exports. So it's good news. But all things good, my friend, have to be sustained. If the oil price today is 61.89 yesterday, I don't know what it is as of this morning because I've been in functions like this. Today we are carrying 45 days of reserves. The price in beginning January for oil was $83 a barrel. And if I take the average of the 45 days, it comes to something like $75 a barrel. Now, if the price goes even from 60 to 65 or more, yes, the oil marketing companies will have headroom to bring prices down. But it's a deregulated sector. I can't keep telling them, acha petrol or diesel pe bhi under recovery kar lo or gas pe bhi kar lo. But they are very responsible corporate citizen. They're very good people. They helped us out on gas. We are compensating them. And petrol and diesel, let your red attire of the day signal that if the trend remains like this, yes, they will bring the prices down. और न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में G20 में भारत के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में सबसे आगे बताया. There has been conversation from government recently. We've had a minister, Piyush Goyal, who says that the people who are dreaming are not dreaming about the right things. Some people have said it's the government that is not enabling those dreams. Where do you come in on this debate? So, Rahul, just a decade back, India was amongst the fragile five. Within the last decade, we've moved from being in the fragile five to the top five, and that's happened because we've carried out a lot of structural reforms in our economy, GST, IBC, RERA, etc. But we've done a lot of infrastructure work in India, a huge amount of infrastructure work. We've also, to my mind, truly digitized our economy in a very big way, and we've also pushed for about 200 gigawatt of renewable energy, which nobody else in the country has done. But India has done a lot of innovation in the last few years. You know, you look at fast payments, we do 50% of the fast payment in the world. China is next with just 20%. We are the only country which created an open source layer, open source, open API, globally interoperable layer on top of which private sector innovated. We are the only country where PhonePe competes with Google Pay, Paytm competes with Amazon Pay. Nowhere in the world does this happen. We are the only country which gives credit on payment history, and we are the only country where you can get today, you can do stock market transactions. So Zerodha, Grow, Upstock, all this is innovation. And we do insurance in 30 seconds. Go Digit, Acco, all insurance in 30 seconds. So we are doing fast payments, credit, we do stock market, we do insurance, all in 30 seconds to 1 minute. Tell me one other country which does this. No other country. So what innovation India has done, and look at what has happened with delivery, what Sarvam is doing in AI, what Nimai AI is doing in breast cancer. All this is cutting edge innovation in India, all by young startups in India. So India's startups have done path-breaking work in several areas, from logistics to electric mobility, now into many other areas of AI and breast cancer, learning outcomes, health outcomes. All this have been transformed by young people in India. So the extent of energy which India has demonstrated is unparalleled. We were just 156 startups in 2016. Today we have 161,000 Yeah, but we also startups, have 150 unicorns. But don't we also have the highest failure rate in the world? What failure rate? 95%. Startups have to fail, and people like you must accept that there will be failures of startups. All parents, all mother, father, teachers must accept that in startups there will be failures. In America there's failure, in UK there's failure. Why will there not be failure? Lesser percentage. Of course there'll be failures, but startup is about failures, but one success will be more than any failure. और न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में एक्ट्रेस काजोल ने अवार्ड्स को लेकर बड़ी बात कही. वहीं उन्होंने बदलते सिनेमा और मौजूदा समय को लेकर भी अपनी राय रखी.
तब की फिल्में जब से आपने स्टार्ट किया और अब जो है OTT पे भी जो कंटेंट है उसमें आप अपने लिए क्या फ़र्क देखती हैं? अपने लिए बहुत फ़र्क देखती हूँ. मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो एक्टर्स हैं, वी आर वेरी लकी. We are very lucky right now as actors because it's a fabulous time for actors. I think all across the globe right now, but with the OTT most especially, yes, it's a fabulous time for actors, and because we are getting a variety of roles that are not age specific, most importantly. So it has nothing to do with any kind of measurement. आपकी उम्र का measurement नहीं है और आपके figure का measurement नहीं है उसमें. And it's wonderful because we have the choice in front of us, and you don't have to look a particular way feature wise or in any which way. It really has to do with your talent, and it really has to do with the kind of work. You can do a variety of work right now and still be called a big star. It doesn't only have to do with which songs do well of yours, or if you have like a film in which you are the main lead or not. तो पहले ऐसा ये प्रेशर रहता था कि ये गाना नहीं चला फिल्म सैटरडे? मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग उस रैट रेस में थे, तो ज़रूर ये प्रेशर था. और उस वक्त भी एक लोगों का नज़रिया था हमारी तरफ, टू लुक एट एक्टर्स ऑल्सो एंड एक्टर्स लुकिंग एट देमसेल्व्स. जो एक्टर्स खुद को देखते थे वो अपने आप को सबसे ज़्यादा जज करते थे, और सबसे बड़ी जजमेंट यही होती थी. और शायद हीरोज़ के लिए मैं कहूँगी कि अभी तक है कि बॉक्स ऑफिस में आपकी पिक्चरों में ने कितना कमाया है, एंड विच सॉन्ग हैज़ डन वेल, एंड डू यू हैव अ हिट सॉन्ग और नॉट दिस ईयर. एंड इट हैड नथिंग टू डू विथ whether you are a good actor, what kind of a role you had, was it a fabulous role, and did you get a lot of accolades, did you get a lot of praise for it? I wouldn't say accolades because that includes awards. वो पूरी अलग कहानी है altogether. लेकिन so today I feel आपके पास भी आपने, have क्योंकि सॉरी आपने अवार्ड की बात की और ये बात बहुत लोग उस तरह से नहीं कर सकते जैसे आप कर सकती हैं. ये अवार्ड्स आपको भी ऑफर होते थे या कुछ होता था कि आप ये कर लीजिए तो अवार्ड मिल जाएगा? मैंने एक्चुअली उनको इतना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो शायद मुझे इतनी ऑफर नहीं हुए. आई थिंक मैंने हमेशा कहा था, उस वक्त भी कहा था, तो और मुझे अभी तक भी लगता है कि अवार्ड्स जो है मोमेंटरी. वो 1 मिनट होता है, 5 मिनट 5-10 मिनट होते हैं, आप स्टेज पे जाते हैं और ऐसे थैंक यू सो मच, आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, आई वांट टू थैंक माय मैंने पेपर पढ़ के पूरी लिस्ट लिखी है कि ये 200 लोग हैं जिनको मुझे थैंक करना है. एंड बट आफ्टर दैट व्हेन यू गेट ऑफ द स्टेज इट्स ओवर, इट्स डन विथ. और वो पिक्चर खत्म हो गई है, वो वक्त चला गया है, एंड नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अनदर सेट ऑफ अवार्ड्स. और न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में एक्टर सनी देओल ने अपनी फिटनेस, पर्सनल लाइफ और फिल्म के साथ साथ पॉलिटिकल करियर के बारे में भी खुलकर बातचीत की. सनी ने अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण में हनुमान का किरदार अदा करने से लेकर भाई बॉबी देओल के दमदार कमबैक पर क्या कहा, सुनवाते हैं. तो हनुमान जी का किरदार निभाने का जब ऑफर आया तो क्या सोचा आपने कि कैसे करना है इसको? चैलेंज तो रहेगा. देखिए, एक्टर्स के लिए हर चीज चैलेंज होती है, लेकिन मजा उसी में आता है. और फिर कहानी द स्क्रीन पे जिस तरह से लिखा जाता है, हमें उसे निभाना होता है और डायरेक्टर के हिसाब से चलना होता है. एंड डेफिनेटली गेट इनटू द कैरेक्टराइजेशन कंप्लीटली, तभी जाके लोग उसे बिलीव करेंगे कि हम वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं. और हनुमान जी का जो मैं रोल करूँगा, खैर अभी तो शुरू नहीं किया, जब शुरू करूँगा, बिकॉज इट्स अ वेरी साइंस फिक्शन काइंड ऑफ टेक ऑन स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो वो जैसे अवतार फिल्में थी उस हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स होंगे, बट इट विल बी वन ऑफ द मेगा फिल्म्स, बिकॉज पहली बार जैसे मैंने पहली बार जब सुपरमैन देखी थी तो आदमी उड़ कैसे सकता है, जब देखी तो सोचना ही भूल गया कि नहीं भाई उड़ रहा है, दैट्स द सुपरमैन. तो हमारा सिनेमा भी उस रियलिटी की तरफ जा रहा है, एंड आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ ग्रेट फिल्म्स.
बॉबी देओल तो विलन बन के बहुत बड़े स्टार फिर से हो गए। ये आपको डर नहीं लगा जब वो करने चले थे विलन का काम? देख, वी आर एक्टर्स, विलन का रोल हो, हीरो का रोल हो या जो भी हो, वी आर सपोज टू डू दैट। एंड तभी हमें मजा आता है जब हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। और अक्सर लोग देते नहीं दूसरे कैरेक्टर्स बिकॉज आपका इमेज ऐसा बन जाता है, तो आपको वहां से कोई कहानी नहीं मिलती जिससे आप अपना इमेज तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ। एंड आई थिंक बॉबी को ये मौका मिला और बॉबी ने उसे बहुत अच्छी तरह से किया है। और ऑब्वियसली जब वो आश्रम भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा भैया प्लीज आप लोग देखना मत। तो ये थे राइजिंग इंडिया समिट से कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स जो आपने अब तक सुनी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हमारे अगले शो की। दरअसल स्कूलों एडमिशन और नए क्लास का सीजन आ गया है और पेरेंट्स फीस वृद्धि को लेकर परेशान है। कैसे निकलेगा इस मसले का समाधान, आज इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। दिल्ली में आने वाले दिनों में सीएनजी से चलने वाले ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। दिल्ली सरकार अपनी ईवी पॉलिसी के अगले चरण की तैयारी कर रही है, जिसमें राजधानी में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 2 व्हीलर को मंजूरी मिल सकती है। क्या है डिटेल, समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए दिल्ली में ईवी के मोर्चे पर क्या तैयारियां हो रही हैं? जी, दरअसल दिल्ली सरकार एक नई ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसमें फेज्ड वाइज तरीके से तमाम जो सीएनजी 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उनको बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया। मैं आपको बता दें कि ये फिलहाल ये प्रस्ताव ही है, इस पर स्टेक होल्डर से बातचीत होगी और उसके बाद ही किसी आखिरी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। लेकिन जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक 15 अगस्त 2025 यानी इसी साल से जो नए सीएनजी 3 व्हीलर्स हैं यानी सीएनजी के जो ऑटोज हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगले साल यानी कि 2026 15 अगस्त के बाद से जितने पेट्रोल या डीजल के नए 2 व्हीलर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या इलेक्ट्रिक जो 3 व्हीलर्स हैं उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही 2027 तक जो कोशिश की जाएगी कि जितने नए वाहन हैं 95% 2 व्हीलर या 3 व्हीलर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के होंगे। साथ ही जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली सरकारी गाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने की बात कही गई है। जितनी नई इमारतें बनेंगी उनमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का रहना अनिवार्य किया जाने वाला है। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर फास्ट चार्जिंग के कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इन सारे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है मौजूदा ईवी पॉलिसी का और जो नई पॉलिसी आएगी उसमें ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। शुक्रिया रोहन आपका डिटेल्स बताने के लिए। और आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें बधाई दी। इस योजना के तहत अब तक 33,65,000 करोड़ के लोन मंजूर किए गए हैं, जिनमें से लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के लोन जारी भी किए जा चुके हैं। योजना पीएम मोदी की प्रमुख योजना है, जिसे छोटे व्यापारियों को उनके व्यापार के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से लाया गया था। माँ बाप भी डांटते होंगे, ये दुबई से घर वापस चला आया, क्या होगा। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत। डरो मत। मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठी हूँ सर। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। मैं अपने सारे डॉग्स के साथ स्टे है, सेपरेट स्टे है। तो घर में सब लोग तंग आ जाते होंगे आपसे। अब चुनाव लड़ना चाहती हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बना। और अप्रैल का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। इसी के साथ गर्मी का सितम भी बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी बढ़ने लगी है। इसी के साथ देश का आधा हिस्सा लू की चपेट में भी आ गया है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा के शहरों में भी झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और यही नहीं, पहाड़ों पर भी तपिश बढ़ गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत देश के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के विधानसभा से पास किए गए बिलों को लंबे समय तक लंबित रखने और राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजने के फैसले को गैर कानूनी और असंवैधानिक ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल का बिलों को लंबित रखना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा से पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने पर राज्यपाल की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित बिलों को लंबित नहीं रख सकते। राज्यपाल के पास वीटो का विकल्प नहीं है। तमिलनाडु सरकार के सभी बिल पारित माने जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को विधेयक पर या तो सहमति देनी होगी या फिर आपत्ति जतानी होगी या राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच गतिरोध जारी है। आज विधानसभा में फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों और मार्शल्स के बीच नोकझोंक हुई। स्पीकर वक्फ एक्ट पर चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है। सदन में पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी चर्चा होनी है, लेकिन कल से जारी गतिरोध के चलते सिर्फ हंगामा हो रहा है। आप पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन, आवामी पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख और पीडीपी के 2 विधायकों ने स्पीकर को हटाने के लिए सदन में नोटिस दिया। इन पार्टियों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असल में बीजेपी को बचाने में लगी है और अगर एनसी वाकई वक्फ और दूसरे मुद्दों पर चर्चा चाहती है तो स्पीकर को हटाकर नया स्पीकर नियुक्त करने में उनकी मदद करे। स्पीकर साहब के अगेंस्ट कि आप स्पीकर साहब को रिमूव कीजिए और दूसरे स्पीकर को लाइए। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत जानना चाहते हैं। अगर वो सिंसियर है, अगर वो चाहते हैं कि वक्फ पे जो है बहस हो, अगर वो चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन कल टेबल होनी चाहिए वो दोबारा से टेबल हो, अगर वो वाकई इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि इस वक्त स्पीकर साहब पार्शलिटी दिखा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो दूसरे स्पीकर साहब को वहाँ बैठाए। हम जानना चाहते हैं, हम देखेंगे उनकी नीयत क्या है। और वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष रहे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ कानून पर चर्चा की मांग असंवैधानिक है। अब वो कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है, और जब लॉ ऑफ द लैंड बन गया तो अब वो देश में लागू होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल उस बिल की कॉपी को फाड़ा और आज जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं, मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है, ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। और 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने से मना कर दिया है। 2008 में मुंबई अटैक में तहव्वुर और डेविड हेडली सह आरोपी हैं। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण पर सहमति जताई थी। पूरी जानकारी दे रहे हैं संजय सूरी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अब एक अंतिम निर्णय ले लिया है कि तहव्वुर राणा को वापस भारत भेज दिया जाएगा। तहव्वुर राणा मुख्य मुलजिमों में हैं जिन्होंने 2008 के हमले की प्लानिंग की, और पुलिस का कहना है, भारत की पुलिस का कहना है कि डेविड हेडली के साथ मिलकर तहव्वुर राणा ने उस हमले की प्लानिंग की, जिस बुनियाद पर वो हमला हुआ, जिसमें कम से कम 170 लोग मारे गए। उसके बाद भारत की पुलिस इंतज़ार में है। भारत की पुलिस एक कोशिश में रही है कि तहव्वुर राणा को वापस भारत भेजा जाए, लेकिन 2009 से भारतीय पुलिस लगी हुई है और अब जाके कामयाबी मिली है। और ये कामयाबी तब आई जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए वॉशिंगटन 13 फरवरी को। तो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि तहव्वुर राणा को वापस भारत भेज देना चाहिए और उसकी एक्स्ट्रेडिशन होनी चाहिए। इस बात का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। उसके बाद यहाँ पर बहुत कोशिशें की तहव्वुर राणा के वकीलों ने कि उसकी एक्स्ट्रेडिशन को रोक दिया जाए। अपील के बाद अपील दर्ज हुई। पिछले महीने यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम अपील रिजेक्ट करते हैं और उसको वापस भारत जाना पड़ेगा। उसके बाद एक और अपील हुई, एक कोशिश की कि एक स्टे ऑर्डर मिल जाए एक्स्ट्रेडिशन पर, और सोमवार अप्रैल 7 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब उसको वापस भारत जाना पड़ेगा। और जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है वो इसकी अब पूरी तैयारी में लगा हुआ है। माना जाता है कि शीघ्र अब ये एक्स्ट्रेडिशन हो जाएगी। साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। आवाज समाचार में इतना ही। नमस्कार।